नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश आज की चर्चा में। सोमवार से शनिवार आप देख सकते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह और आज की चर्चा स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम पर। दरअसल हाल ही में धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने सबका ध्यान स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम की ओर खींचा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जबकि दो अलग अलग धर्म के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म परिवर्तन किए विवाह कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पहला फैसला है वो इसी साल सितंबर का है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली एक लड़की को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। ये लड़की जन्म से मुस्लिम थी, लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने से 1 महीना पहले उसने अपना धर्म परिवर्तन करके नाम बदल लिया था। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि लड़की ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2014 के एक मामले का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने माना था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे फैसले की बात करें तो वो अक्टूबर का है, जिसमें हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। साथ ही अपने फैसले में कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि विशेष विवाह अधिनियम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सबसे पहला प्रयास है। साथ ही फिलहाल अगर देखें तो भारत के 4 राज्य शादी के लिए या कहीं प्यार में जबरन जो धर्म परिवर्तन है उसके खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, और ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। आज की चर्चा में हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट की यानी विशेष विवाह अधिनियम की, जानेंगे इससे जुड़े जो तमाम प्रावधान हैं वो क्या कहते हैं, और शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी जो अलग अलग पहलू हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा साहब और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनीता ओझा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुनीता जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मोटे तौर पर जो बेसिक है पहले मैं चाहूंगी वो आप क्लियर करें। विशेष विवाह अधिनियम क्या है, इसके प्रावधान आखिर क्या कहते हैं? नमस्कार प्रीति जी। स्पेशल मैरिज एक्ट और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पास हुआ। इसके तहत कोई भी 2 लोग, 2 एडल्ट शादी कर सकते हैं। उन्हें ना तो अपने कास्ट परिवर्तन की जरूरत है, ना अपने धर्म परिवर्तन की जरूरत है। ये एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव एक्ट था जिसको हम सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, और इसके और 2-3 इसमें बड़े अच्छे प्रावधान थे, जैसे कि अगर आप शादी भी करते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट तो ये नहीं कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपके अधिकार चले जाएंगे, वो अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हाँ, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पार्ट नहीं रहोगे, वो क्लैरिटी है, लेकिन जो आपको अधिकार प्रॉपर्टी में, अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आने चाहिए वो बरकरार रहेंगे। साथ ही में जो शादी के बाद जो सिविल मैरिज एक्ट के अंदर शादी किए हुए जोड़ों के जो बच्चे पैदा होंगे उनकी भी वैलिडिटी है, और उनका जो प्रॉपर्टी एक्वायर होगा बाय आफ्टर दिस मैरिज, वो प्रॉपर्टी अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत जो पास ऑन होता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी इस बात की रखने की जरूरत है। देखिए, शादी और धर्म परिवर्तन को लेके 1995 में भी सरला मुदगल जी का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि केवल धर्म परिवर्तन के लिए शादी नहीं की जा सकती। 1995 से 2000 में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड थे जिसमें कि बहुत लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करते थे, और वो बाइगमी से बचने के लिए एक जरिया माना जाता था कि पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं की, उसके देखरेख की पूरे संसाधन नहीं उनको पर्याप्त जुड़ाए, और दूसरी शादी धर्म परिवर्तन के लिए कर ली। उस समय की जो सरला मुदगल 1995 की जो जजमेंट है, जो उसके बाद लिली थॉमस में जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात के लिए ये आवाज उठाई कि भाई जो धर्म, राइट टू रिलीजन सभी कोई को है, फ्रीडम ऑफ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रोफेस कर सकते हो, लेकिन इन केसेस में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो धर्म परिवर्तन होता है केवल शादी को करने के लिए ही किया जाता है।
तो जहां तक मुझे लगता है कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में ज्यादा जोरदार बात करने की जरूरत है कि भाई अगर आप शादी करना चाहते हो इंटर रिलीजन इंटर कास्ट, तो आपके अधिकार कहीं खत्म नहीं होंगे। आप बाकायदा अपने अधिकारों के, अपने प्रॉपर्टी राइट सब कुछ सिक्योर रखते हुए भी इस अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, इट्स अ रीआइटरेशन ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर एज इज एग्जिस्टिंग टुडे। इनफैक्ट तो मैं जहां तक मुझे लगता है कि ये इसके बाद शायद थोड़ा जागरूकता भी आए लोगों में और पता भी चले कि जी हाँ। नहीं, जरूरत नहीं है, धर्म अलग चीज है, शादी अलग चीज है। बिल्कुल। मल्होत्रा साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जब दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो हमारे समाज में यही धारणा है कि जो धर्म परिवर्तन करके ही शादी होगी, ये तब एक धारणा है। अगर हम साधारण जो कोर्ट मैरिज होती है, अलग अलग पर्सनल लॉ या कहें जो धर्मों के कानून है उनके मुताबिक, और जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो कोर्ट मैरिज होती है, इनमें अंतर को समझें तो बड़ा अंतर क्या है? प्रीति जी, जैसा कि सुनीता जी ने अभी एक्सप्लेन किया, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो दो अलग अलग धर्मों का या कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर विवाह कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहे उसके हिसाब से विवाह कर सकता है। आपने जो प्रश्न उठाया कि जो ऑलरेडी हमारे धार्मिक जो कानून बने हुए हैं उसके अंदर विवाह का जो है एक प्रोसीजर होता है। हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसमें कोई भी हिंदू, सिख, बुद्ध या जैन जो है वो जो उसके अंदर रीतियां प्रिस्क्राइब की गई हैं, और दोनों हिंदू हैं तो उसके हिसाब से कुछ रीतियां हैं जिनको फॉलो करके वो हिंदू राइट्स के हिसाब से विवाह करता है। इसी तरह दो मुस्लिम हैं, वो अपने मुस्लिम एक्ट जो है, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसके अंदर करते हैं। क्रिश्चियनिटी के लोग जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं वो उसके अंदर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर दो व्यक्ति जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं या इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए 1954 में ये कानून लाया गया। जैसा कि सुनीता जी ने भी कहा, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, क्योंकि उस समय जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 44 में जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। लेकिन क्योंकि उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत अपोजिशन था और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन पार्लियामेंट द्वारा लाया गया कि अगर दो धर्मों के या दो कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो शादी करना चाहें, तो इसमें कुछ कंडीशन ले डाउन की गई। अगर वो उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो इस कानून के अंदर शादी कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों का ध्यान उन कंडीशंस की तरफ भी लाना चाहूंगा। सुनीता जी ने कोर्ट जजमेंट की बात की है। सेक्शन 4 जो है वो कंडीशंस इसके ले डाउन करता है कि कोई भी जो व्यक्ति इस स्पेशल मैरिज के अंदर शादी करना चाहता है, उसको मैरिज ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन देनी होगी, और उस एप्लीकेशन में ये बताना होगा कि उन दोनों जो है वो शादीशुदा ऑलरेडी नहीं है, या अगर शादी हुई है तो उनका स्पाउस जीवित नहीं है या उससे तलाक हो चुका है। दूसरा जो है वो कंसेंट देने की कैपेसिटी में है, मतलब ना तो वो इनसेन है, ना वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तीसरी कंडीशन थी कि जो पुरुष है उसकी 21 साल की एज है और जो महिला है उसकी 18 साल की आयु है, वो कंसेंट देने की कैपेसिटी में है। और चौथी कंडीशन थी कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री, जो धर्म के हिसाब से प्रोहिबिटेड डिग्री होती है, उसमें फॉल नहीं कर सकते हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि सेम धर्म के लोग या सेम जाति के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते, वो लोग भी कर सकते हैं अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, लेकिन वो अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि जो उनका लॉ है, जो धर्म का लॉ है उसके अंदर भी वो शादी कर सकते हैं। तो ये बताया गया, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से जो शादी होती है उसमें आपका परिवार शामिल होता है, उसमें रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, तो पूरे समाज को पता चल जाता है कि आपने शादी की है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में क्योंकि दोनों व्यक्ति खुद मैरिज ऑफिसर के पास जाते हैं और ये डिक्लेरेशन देते हैं, इसलिए एक प्रावधान रखा गया कि जो मैरिज ऑफिसर है उसको 30 दिन का नोटिस देना होगा, और मैरिज ऑफिसर जो है उस नोटिस को एक कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे डिस्प्ले करेगा कि ये दो व्यक्ति शादी
करना चाहते हैं और अगर किसी को इस शादी से आपत्ति है तो वो उस आपत्ति को मैरिज ऑफिसर के सामने फाइल कर सकता है और मैरिज ऑफिसर उस आपत्ति को कंसीडर करेगा। लेकिन उसको कंसीडर करने के लिए उसने क्या देखना है, क्या सेक्शन 4 की जो रिक्वायरमेंट मैंने अभी बताई वो दोनों पार्टी फुलफिल करती हैं। अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो मैरिज को रजिस्टर करेगा और 3 विटनेसेस के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। ये प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि अगर कोई अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज होता है उसके ऊपर तो वो अपना ऐतराज फाइल करेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्शन होगा सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को लेके जो सेक्शन 4 में दी गई हैं। उसके बियॉन्ड कोई अगर ऑब्जेक्शन होता है तो वो नहीं लिया जाएगा। इसको लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, जहां की गुड़गांव में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो दो व्यक्ति शादी करना चाह रहे थे, उनके परिवार वालों को नोटिस दे दिया गया और उनको कहा गया कि इसको आप प्रेस में पब्लिश करिए। इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट कानून के अंदर नहीं है, तो हाईकोर्ट ने यह डायरेक्शन दिया कि गुरुग्राम की जो मैरिज ऑफिसर है उसने जो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सेक्शन 4 के रिक्वायरमेंट्स की डिक्लेरेशन देने की जरूरत है और वो डिक्लेरेशन अगर दे दिया जाता है तो वो शादी जो है वो मान्य होगी। जहां तक आपने लव जिहाद की बात की है या जो इस तरह के मैरिजेस का लोग अपोज करते हैं, वो कानूनी प्रावधानों में कहीं भी उसका प्रोविजन नहीं है। इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इसके धार्मिक कारण हो सकते हैं, इसके सामाजिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर आज भी इस तरह की प्रथा लागू है कि जो सामाजिक और धार्मिक रीतियां हैं उनको अभी भी वो बहुत रूढ़िवादी लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह से फॉलो करते हैं। और क्योंकि वो इसको फॉलो करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी जो शादी अगर धर्म के हिसाब से कोई करना चाहता है या इस कानून के हिसाब से करना चाहता है तो उसमें रुकावट पैदा करते हैं। मैं समझता हूं ये समस्या को डील करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हम कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, उसको लागू करने का समय आ गया है। उस पर विचार होना चाहिए और विचार करके जो कंसर्न्ड लोग हैं उनके विचारों को जान करके एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इस पर विचार किया जाए और उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए उचित समय आ गया है, उस पर विचार करना चाहिए। तो सामान्य नागरिक संहिता को लेकर जो आप बात कह रहे हैं मल्होत्रा साहब, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी जो एक्ट को लेकर आप दोनों मेहमानों ने हमें मोटी बातें बताई हैं, आइए एक बार वो समझ लेते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम आखिर है क्या। विशेष विवाह अधिनियम 1954 का एक ऐसा एक्ट है जिसमें 2 अलग अलग धर्म के लोग बिना अपना धर्म बदले रजिस्टर्ड शादी कर सकते हैं। अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग एक्ट हैं जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। उन एक्ट के अंतर्गत की गई शादी को भी रजिस्टर्ड करना होता है, लेकिन जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादियां होती हैं उसमें धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। विशेष विवाह अधिनियम सभी नागरिकों पर लागू होता है, विदेश में रह रहे भारत के नागरिकों पर भी ये लागू होता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे होती है शादी इस विवाह अधिनियम के अंतर्गत। विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज करने के लिए एक फॉर्म भरकर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। सभी जरूरी दस्तावेज मैरिज रजिस्ट्रार के पास जमा किए जाते हैं और जिसके बाद वो एक नोटिस तैयार करते हैं। इस नोटिस में लिखा होता है कि ये 2 व्यक्ति शादी करना चाहते हैं और किसी को इसमें अगर कोई आपत्ति है तो 30 दिन के अंदर मैरिज अफसर को इसके बारे में सूचित करें। इस नोटिस का मकसद ये है कि शादी करने वाला जो मर्द या औरत है वो कोई झूठ या फरेब के बल पर शादी ना कर पाए, और ऐसा कुछ हो तो ये बातें मैरिज रजिस्ट्रार के सामने 1 महीने में आ जाएं। और अगर कोई आपत्ति है तो देखा जाता है कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, इसको देखने के बाद फिर शादी हो जाती है। इसके बाद जो ये प्रावधान है इन पर हमने बात की है मल्होत्रा साहब, जैसा आप भी बता रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी, लेकिन पहले अगर हम ये देखें, सुनीता जी मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपने भी जैसे कहा कि जागरूकता की कमी है, लोगों के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं मिथक हैं इसको लेकर, आपको भी लगता है कि इसीलिए इसके अंतर्गत शादी कम होती है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है इसे लेकर अभी? देखिए, हम जब भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं तो बहुत ही विशाल कंट्री है और शहरों में ही नहीं एक लार्ज तादाद में जनसंख्या इसकी गांवों में रहती है। तो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भाई लोग धर्म के हिसाब से जो भी शादी के जो बनते हैं, जैसे कि जो भी रिचुअल्स हैं, अगर हिंदू धर्म की शादी है तो सप्तपदी होगी, इस्लाम में है तो वो अपना वो निकाह पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में है तो वो उनके रिलीजन के हिसाब से होगी।
तो स्पेशल मैरिज एक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं पाई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन पे तो स्पेशल मैरिज एक्ट का एक पक्ष ये भी है, एक चैप्टर डिस्कस करता है कि अगर किसी भी और धर्म के हिसाब से शादी हुई है तो वो शादी का पंजीकरण जरूरी है। इनफैक्ट इस पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है कि हर तरह की शादियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का वो पहलू काफी हद तक अब प्रैक्टिस में आने लगा है, जहां पे आप शादी किसी भी तरीके से कराइए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन जो सॉलिमनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट है वो बहुत प्रचलित नहीं हो पाई है। तो इसके बारे में जानकारी हम जहां तक हमें लगता है जानकारी कम है। दूसरा, थोड़ा विश्वास का भी पक्ष आ जाता है कि लोगों को लगता नहीं है कि भाई ये शादी हुई है, साइन कर दिया तो शादी हो गई। हालांकि वो भी शादी उतनी ही पक्की होती है जितनी कि आप 7 फेरे लगा के डालिए। कानून की दृष्टि से ये मजबूत जोड़ भी है। तो थोड़ी उसके बारे में अगर तो लोगों को लगता है अगर मैं किसी दूसरे रिलीजन से शादी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत बारे ऐसे केसेस आपके गांव से, कस्बों से, छोटे शहरों से भी आते हैं जहाँ पे धर्म बोला जाता है कि अच्छा आप दूसरे रिलीजन के हैं तो आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर एक जागरूकता लाना कि बगैर धर्म परिवर्तन आप रह सकते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू रह सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, आपको अपनी प्रैक्टिस जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट आप एक पक्की शादी कर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड लीगली वैलिड मैरिज कर सकते हैं। तो एक थोड़ा जागरूकता लाने की बात से मैं इस पे थोड़ा जोर देना चाहूंगी। और रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले ही काफी हद तक काफी कुछ काम हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस से बहुत सारी औरतों की बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने समय समय पर काफी सारे निर्देश दिए हैं सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स को। और अब तो कंपलसरी हो गया है कि आपको शादी के 30 दिन में या 60 डेज तक में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर होता है वो रजिस्ट्रेशन आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बगैर सॉलिमनाइजेशन का अभी प्रचलन कम है। ठीक है। और मल्होत्रा साहब, अगर इस एक्ट को लेकर पेचीदगियों की बात करें तो आपको क्या कोई पेचीदगियां नजर आती हैं? जैसे आधुनिकता के हिसाब से क्या इस एक्ट में कुछ बदलाव की जरूरत है? 30 दिन का नोटिस, और इस नोटिस को पूरा सार्वजनिक करना कि ये 2 व्यक्ति शादी करना चाहते हैं, वो हालांकि अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, और परिवार वालों की रजामंदी को लेकर भी इस एक्ट में क्या कहा गया है? क्या कुछ कमियां, कुछ पेचीदगियां आज के समय के अनुसार आपको इस एक्ट में नजर आती हैं? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है ये बात कह करके। देखिए, हमारे देश के अंदर आज भी और इवन संविधान के अंदर भी जाति और धर्म को लेकर के बहुत सारी प्रथाएं भी प्रचलित हैं देश के अंदर, और संवैधानिक प्रावधान भी है। जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो जाति और धर्म को लेकर भी है। तो इस वजह से जाति और धर्म दोनों हमारे समाज के अंदर बहुत गहरी पेट रखते हैं। और उसको लेकर के जो सुनीता जी ने भी कहा, स्पेशल मैरिज एक्ट का हालांकि लोगों को जानकारी है, लेकिन एक जिस तरह का विश्वास और कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर मैरिज रजिस्टर हो गई तो ये भी उतनी ही वैध शादी है जितनी कि आप हिंदू रिचुअल के हिसाब से या क्रिश्चियन रिचुअल के हिसाब से या मुस्लिम रिचुअल के हिसाब से करते हैं। जितनी वैध वो है उतनी वैध ये भी है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि जो 30 दिन का नोटिस देने वाली बात है, उसको लेकर के ये कहा जाता है कि अगर जब आप 30 दिन का नोटिस देते हैं तो जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो समाज की ये बनी हुई रीति रिवाजों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या 2 अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों के शादी के अगेंस्ट हैं, उन लोगों को एक मौका मिल जाता है ये 30 दिन के अंदर उसको अपोज करने का, और या परिवार के लोगों को, जो परिवार के लोग शादी नहीं चाहते, उनको अपोज करने का मौका मिल जाता है। इसलिए इस 30 दिन के नोटिस को लेकर के जब ये प्रावधान रखा गया, उसका कारण बहुत सिंपल था, क्योंकि आप शादी परिवार के सदस्यों के सामने नहीं कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं होती, उसको जानने के लिए मैरिज ऑफिसर ये 30 दिन का नोटिस देता था। लेकिन अभी उसको लेकर के ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में एक PIL फाइल हुई है जिसमें यह कहा गया कि ये जो 30 दिन के नोटिस का प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट में रखा गया है, ये हमारे निजता के अधिकार का हनन करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक इशू किया है
कि क्या ये जो 30 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट इस कानून में है लेकिन बाकी कानूनों में नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में नहीं है, पारसी मैरिज एक्ट में नहीं है, क्या ये आर्टिकल 14 संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी के केस में 2017 में एक जजमेंट दिया जिसमें 9 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी आपका राइट टू लाइफ के अधिकार के अंदर कवर होता है, और ये जो नोटिस आप देते हैं 1 महीने का, ये आपका राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है। इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया गया है। उस पीआईएल पे अभी फैसला आना है। तो मेरे कहना जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं उसका अर्थ यही है कि 1954 के एक्ट के भी कुछ प्रावधानों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है कि मोर पर्टिकुलरली जो नोटिस पीरियड वाला है इसको चुनौती दी जा चुकी है, और इसके लिए भी जजमेंट हमारे सामने आना बाकी है। लेकिन कोई ना कोई सेफगार्ड आपको एक्ट में रखना जरूरी है। तो मैं समझता हूं ये जो नोटिस पीरियड का जो प्रावधान रखा गया है ये एक किस्म से सेफगार्ड है टू एंश्योर बाय द मैरिज ऑफिसर कि जो पार्टीज आई हैं उनके सामने विवाह करने के लिए वो जेन्युइनली विवाह करना चाहती हैं और जो सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनीता जी, कोर्ट में जी मैं ये भी आप अपनी बात कहें उसमें मैं इसका भी जवाब चाहूंगी कि जो कोर्ट की जो अहम चिंता रही वो ये रही कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन ना हो शादी के लिए। अगर हम अलग अलग पर्सनल लॉ भी देखें या जो अलग मैरिज एक्ट हैं अलग अलग, उनमें अगर दबाव है किसी तरह का शादी के लिए धर्म परिवर्तन को लेकर, तो क्या किसी एक्ट में सजा को लेकर कुछ कहा गया है? क्या सजाएं हैं? सजा ये तो सिविल एक्ट है, तो इसमें सजा की कोई प्रावधान नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बाइगेमी को लेकर के है कि भाई अगर आपकी एक वैलिड एक मैरिज है और आपने दूसरे धर्म परिवर्तन करके कोई और शादी कर ली है तो बाइगेमी, लेकिन अब वो बाइगेमी पे भी लॉ वो क्लियर हो गई है जो आपका एडल्ट्री वाला लॉ है, तो सजा के मामले में तो नहीं। लेकिन चूंकि ऐसे केसेस में महिलाओं का जो स्थान है वो ज्यादा वल्नरेबल होता है, तो जो भी अगर प्रावधान आता है जो वेदर वो 30 दिन की नोटिस का हो या इसके बदले में कोई सब्स्टिट्यूट लाया जाए, तो ये सोचना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जैसे महिलाएं उस समय young girls 18 years old होती हैं, they are not very they are 18 year old, they are adult in that sense, but कभी जो होता है उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो फिर अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन देके इनसे शादी कर ली, पूरे सही ढंग से तथ्य सामने नहीं रखे, उन तथ्यों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो एक लार्ज संख्या ऐसी इमर्ज होके आ सकती है जिनको फिर स्टेट सपोर्ट की जरूरत पड़े, मेंटेनेंस की जरूरत पड़े, उनका देखभाल की जरूरत पड़े। तो एक ये विषय है, तो 30 डेज का नोटिस हटाने के पहले एक ये प्रावधान के बारे में भी सोचना होगा और कुछ उसके लिए प्रोविजन करना होगा। जबरन धर्म परिवर्तन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है तो I mean it is illegal, it's against the law, I mean what else can be said about it, but मेरे हिसाब से जो जानकारी है लोगों को अपने अधिकारों का उनके बारे में जानना, उनके बारे में तत्परता से उनको सेफ गार्ड करना ये जरूरी है। तो जो भी लोग हैं अगर वो उनको लगता है कि अगर वो धर्म परिवर्तन उन पे थोपा जा रहा है क्योंकि वो शादी करना चाहते हैं, तो ना तो ये धार्मिक दृष्टि से धर्म संगत है और न्यायिक दृष्टि से तो ये असंगत है ही है। ठीक है मल्होत्रा साहब, जैसे मैं सजा को लेकर प्रावधान के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि अगर देखें तो ये जो विषय है एक तरह से राज्य के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं जो भारतीय दंड संहिता है, समुचित प्रावधान है धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब जो धर्मांतरण निरोधक कानून है इसकी आवश्यकता है राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, अगर जबरन कोई भी काम किया जाता है तो उसको रोकने के लिए आपको कानून के प्रावधान करने पड़ेंगे। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अगर कोई शादी करना चाहता है तो उसके लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है
तो वो अपने आप में इट इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन उसके लिए आज हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर इस तरह का कि किसी को पनिशमेंट दिया जा सके। तो अगर स्टेट इस तरह का कानून ला रही है तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक आप केंद्र के द्वारा कानून लाने की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर विवाह के लिए धर्म परिवर्तन की आप बात करते हैं, क्योंकि विवाह को लेकर के ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं और वो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं। लिस्ट 3 जो है हमारे संविधान की शेड्यूल 7 की उसमें फॉल करते हैं। तो पार्लियामेंट उसके ऊपर धर्म परिवर्तन अगर विवाह के लिए किया जाता है तो केंद्रीय सरकार भी उसके ऊपर कानून बना सकती है। केंद्रीय सरकार को भी उसके लिए अधिकार है। बिल्कुल। और इसी के साथ जो चर्चा का समय है वो पूरा हो रहा है। इस एक्ट को लेकर जो तमाम प्रावधान है, जो पेचीदगियां हैं, उनको लेकर बहुत कुछ आप दोनों मेहमानों ने साफ किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीके मल्होत्रा साहब आपका भी और सुनीता ओझा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, ये हम सब जानते हैं। और हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और पालन करने की स्वतंत्रता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को जबरन कोई धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकता। और अगर एक तरह से हम देखें तो मर्जी से, रजामंदी से जो अंतर जातीय विवाह हैं वो जरूर होने चाहिए, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसे शादी धोखाधड़ी या फिर एक तरह से कहें कि संगठित तरीके से किए जा रहे हैं तो कानून बनाने की जरूरत है, ताकि जो विवाह की, शादी की जो मिठास है उसमें जाति और धर्मों की खूबसूरती मिले, ना कि उसकी कड़वाहट पैदा हो। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं, जिनका हम इंतजार करते हैं। फिलहाल आज की चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।